नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। लाख टके की बात में आज सबसे पहले बात करेंगे राजभर के उस बयान की जिस पर सियासत तेज हो गई है। हथियार पर हंगामा, राजभर का नया ड्रामा। इसके साथ ही बात करेंगे 2027 से पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी के मुस्लिम प्लान की भी बात करेंगे। कैसे मुस्लिम वोटर्स पर फोकस किया जा रहा है और इसको लेकर बीजेपी लगातार प्लान बना रही है। और इसके साथ ही बात करेंगे कल मायावती के 70वें जन्मदिन की, जहां पर वो आगामी रणनीति का ऐलान कर सकती है। मायावती का 27 प्लान जन्मदिन पर ऐलान। और बात करेंगे संभल हिंसा के बाद जारी बुलडोजर एक्शन और पुलिस पर एफआईआर के दिए आदेश के। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। यूपी सरकार में मंत्री और सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना के गठन का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा था कि बिना लाइसेंस का हथियार अपने कमांडरों को बांटेंगे। ओपी राजभर ने कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। 18 जनवरी को बिना लाइसेंस वाले हथियार बांटे जाएंगे। राजभर के इसी बयान पर अब सियासत हो रही है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। अपने बड़बोले बयानों से सुर्खियों में रहने वाले यूपी सरकार में मंत्री और एसबी-एसपी के अध्यक्ष ओपी राजभर एक बार फिर अपने बयानों से विवादों में घिर चुके हैं। बड़ी बात यह है कि जिस बयान पर विवाद हो रहा है वो उस पर अब भी कायम है। बिना लाइसेंस का हथियार देने की बात मैंने की है और 18 तारीख को बिना लाइसेंस का हथियार बटेगा। अच्छा, हाँ, तो इसका उद्देश्य कोई उस तरह के हथियार का नहीं, वो नहीं, हमारा बिना लाइसेंस का हथियार। आप सादर आमंत्रित हैं, आइएगा, आप देखिएगा। आपको भी चाहिए हथियार तो हम आपको भी दे देंगे। जिसको भी चाहिए प्रदेश में, प्रदेश से बाहर भी जिसको चाहिए वो आकर के हथियार ले सकता है। दरअसल निषाद पार्टी के संकल्प दिवस कार्यक्रम में ओपी राजभर ने कहा था कि जिसको बिना लाइसेंस वाली हथियार चाहिए वो हमसे मिले। हथियार कहां और कब मिलेंगे, जगह और तारीख भी बताई। जगह आजमगढ़, तारीख 18 जनवरी। भाइयों को भी अगर बिना लाइसेंस का हथियार चाहिए वो 18 तारीख को आजमगढ़ में बटेगा। 18 तारीख को आजमगढ़ में बटेगा। चल करके आप लोग ले लेंगे। हालांकि ओपी राजभर अपने बयान पर कायम जरूर हैं, लेकिन विपक्ष उन्हें चौतरफा घेरने में जुट गया है। समाजवादी पार्टी ने कैबिनेट मंत्री के इस बयान पर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, क्योंकि एक साधारण व्यक्तित्व का इंसान इस तरह की बात कहने से पहले 100 बार सोचेगा कि वो बगैर लाइसेंसी हथियार कहां से लेके आएगा और कहां देगा। तो मुझे लगता है कि वो गोरखपुर से खेप आई होगी उनके यहाँ, बलिया या गाजीपुर जहां भी वो रहते हैं, या हो सकता है लखनऊ ही आ गई हो, तो वो उसको बांटना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में एक आक्रोश, एक इस तरह की भावना व्याप्त करना चाहते हैं जिससे कि लोगों के बीच जीवन का माहौल खराब हो सके। हालांकि ओपी राजभर ने इस तरह का विवादित बयान कोई पहली बार नहीं दिया है। इससे पहले भी वो अपने बड़बोले बयानों को लेकर घिर चुके हैं, लेकिन इस बार कैबिनेट मंत्री रहते बिना लाइसेंस हथियार बांटने की बात पर राजनीति तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं बीजेपी ने विपक्ष की पीडीए की काट के लिए विधानसभा चुनावों से पहले बड़ा सियासी दांव खेला है। बीजेपी मुस्लिमों को साधने के लिए स्नेह संवाद कार्यक्रम कर रही है और ये स्नेह संवाद कार्यक्रम यूपी के सभी जिला मुख्यालयों से बूथ स्तर तक आयोजित करने की तैयारी है। पंचायत चुनाव को लेकर क्या है बीजेपी का मुस्लिम दाव, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। विपक्ष की पीडीए की काट के लिए बीजेपी विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले पंचायत चुनाव में मुस्लिम दांव खेलने की तैयारी में है। यूपी में मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी हर जिले में स्नेह संवाद कार्यक्रम करने जा रही है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने इसके लिए 1,65,000 कार्यकर्ताओं की टीम पूरे प्रदेश में उतार दी है। मोदी जी और योगी जी की तारीफ लोग करते हैं और वोट भी देना चाहते हैं, सपोर्ट भी करना चाहते हैं। इसी सरकार की योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंच रहा है।
और इसका लाभ भाजपा को पहुंचे, इसके लिए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यकर्ता संवाद के माध्यम से लोगों को जाएंगे। इस अभियान को लेकर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का दावा है कि बीजेपी अपने समर्थन से 1500 से ज्यादा उम्मीदवार अलग अलग पदों पर पंचायत चुनाव में लड़ाएगी। अल्पसंख्यक मोर्चे के पास पंचायत चुनाव के लिए 3000 पदों पर चुनाव लड़ने के लिए 12000 से ज्यादा बायोडाटा मुस्लिम समाज से आए। निकाय चुनाव में लगभग 1200 लोगों को टिकट दिया था भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक समाज के। अब भी हम सैकड़ों की तादाद में जिला पंचायत और ग्राम प्रधानी में ऐसे जो अपने कार्यकर्ताओं को सपोर्ट करेंगे, और ताकि हमारा उन बूथों पर वोट मजबूत हो जहां हम सी या डी कैटेगरी में हैं, या जहां हमारी विपक्षी ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि हमारी बात उन तक पहुंचे वह कार्यकर्ता के माध्यम से जाएगा और हमारा बूथ मजबूत होगा। और जब हमारे कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा तो उसका लाभ आगामी विधानसभा चुनाव में बूथ पर दिखाई देगा। बीजेपी इस अभियान का खाका केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली की मौजूदगी में खींचा गया है। फिलहाल जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि मुस्लिम समाज के प्रत्याशी को बीजेपी पंचायत चुनावों में अपने समर्थन में बड़ी संख्या में उतारेगी। जिस तरीके से विपक्ष दांव खेल रहा है पीडीए का, भारतीय जनता पार्टी पीडीए में सेंध लगाने की तैयारी में मुस्लिमों को अपने पक्ष में लामबंद करने में जुट रही है। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। संभल में हिंसा के बाद में लगातार बुलडोजर कार्रवाई हो रही है और इस वक्त संभल के बिछोले गांव में 20 बीघा जमीन, सरकारी जमीन को बुलडोजर से खाली करवाया जा रहा है। वहीं हिंसा के मामले में सीजीएम ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी समेत 20 पुलिस वालों पर एफआईआर के आदेश दिए, लेकिन इस मामले में नया मोड़ भी आ गया है। क्या है ये नया मोड़, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। संभल हिंसा के बाद अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर लगातार चल रहा है। एक बार फिर संभल के बिछोली गांव में सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे को बुलडोजर से जमींदोज किया जा रहा है। करीब 20 बीघा सरकारी जमीन, जिसमें खाद के गड्ढों, चारागाह, पंचायत घर, खेल का मैदान है, उसे बुलडोजर से खाली करवाया जा रहा है। इसमें सरकारी जमीन पर एक इमाम बाड़ा भी बना था। हमारे बड़े भाई साहब का मकान था और बराबर मास्टर दुकान वगैरह था। 1608 की जमीन बताई इन्होंने, ग्राम समाज की थी। हमने कहा ठीक है, इतनी ले लें आप जितनी है। हमने अपने नोटिस दिया, हमने अपनी मर्जी से दीवार दरवाजा हटा लिए। ग्राम समाज की लैंड है, उद्यान, स्कूल, खेल का मैदान, और जिन पर आदेश पारित हो चुके हैं उस पर से कब्जा हटा दिया गया, और जो मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन है उस पर अभी कब्जा नहीं हटाया गया है। न्यायालय के आदेश के बाद वो भी जैसा आदेश होगा वैसे। इतना ही नहीं, संभल के सराय तरीन इलाके में भी 40 घरों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो चुकी है। गाटा नंबर 332 की 5 बीघा तालाब की जमीन की पैमाइश की जा चुकी है। पैमाइश के दौरान भारी पुलिस फोर्स के साथ ड्रोन से भी निगरानी की गई। सरकारी तालाब की जगह बताई, लेकिन तालाब तो हमने कभी देखा नहीं। यहाँ पे हमने जब देखा प्लाटी देखा, प्लाटी हमने दादा ने खरीदा, हमारे दादा ने प्लाटी बताया हमें, और उस पंप पे पेपर भी है हमारे पास। हमें पैमाइश करेंगे, हमें कोई शिकायत नहीं है, कोई वो नहीं है, लेकिन यहाँ कोई तालाब हम सुन रहे हैं कि ये भाई लोग बता रहे हैं तालाब, हमने अपने होश में कभी तालाब नहीं देखा। 60 साल की उम्र हमारी हो गई, हमने कोई तालाब नहीं देखा। हमारे परदादा इसमें रहते आए, दादा हमारे इसमें ही मर गए, हमारे बाप इसमें मर गए, हम भी 60 साल के हो गए, हमने यहाँ कोई तालाब नहीं। 325 गाटा संख्या इसका रखवा है, लगभग 3 या 320 वर्ग मीटर, ये लगभग 5 बीघे के जमीन है। तो इसमें कम से कम 40 मकान तो बने होंगे, और बाकी ये अगर पूरी पैमाइश हो जाती है उसके बाद आपको जो है। एक और एक्शन हो रहा है तो दूसरी ओर संभल हिंसा को लेकर कोर्ट की सुनवाई भी चल रही है। 24 नवंबर 2024 को संभल में हुई हिंसा में चंदौसी कोर्ट में एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई से सवाल जवाब किए गए। 5 वकीलों ने विश्नोई से 100 से ज्यादा सवाल पूछे, जिसमें हिंसा कैसे हुई, गोली कैसे चली जैसे तमाम सवाल थे। इसके बाद संभल हिंसा में सीजेएम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया और 15 से 20 पुलिस वालों पर एफआईआर करने को कहा, जिसमें संभल के तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर का नाम भी शामिल है। सीजेएम कोर्ट का यह आदेश बिस्किट विक्रेता आलम के पिता की याचिका पर दी गई। हिंसा के दौरान आलम को गोली लगी थी। याचिकाकर्ता का जो लड़का था वो हमेशा की तरह पापे बिस्किट बेचने के लिए घर से निकला था।
जब वो जामा मस्जिद के करीब पहुंचे तो वहां पर गोली चल रही थी। जो याचिकाकर्ता है उसके बेटे को 3 गोलियां लगी थी। उसके बाद उसने मानने निर्णय की सुन ली थी। 2 पुलिसकर्मियों के नाम वो जानते थे, 15-20 जो हैं वो अज्ञात में लिखा गया। जो पुलिसकर्मियों के नाम जानते थे उनमें एक अनुज कुमार तोमर है और एक अनुज चौधरी है। लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ आ चुका है। संभल एसपी के बिश्नोई ने साफ कर दिया है कि पुलिस कर्मियों पर फिलहाल कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने सीजेएम के इस फैसले को चुनौती देने और हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या एसपी अनुज चौधरी और 15 से 20 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है या नहीं। फिलहाल अतिक्रमण पर बुलडोजर गरज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती कल अपना 70वां जन्मदिन मनाने जा रही हैं। इस दिन को बीएसपी जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाती है। मायावती अपने जन्मदिन पर येलो बुक जारी करेंगी, जिसमें पूरे साल का लेखा जोखा और साथ ही आगामी साल में होने वाले पार्टी के कामों का ब्यौरा होगा। इस बार उनकी येलो बुक में क्या होने वाला है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। 15 जनवरी को बीएसपी अध्यक्ष मायावती अपना 70वां जन्मदिन मनाएंगी। इस बार मायावती का जन्मदिन इसलिए ज्यादा खास हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव हैं। बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन 2012 के बाद लगातार न सिर्फ गिरा है बल्कि उसके राष्ट्रीय पार्टी बने रहने पर भी खतरा रहा है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी इस जन्मदिन के बहाने न सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के बीच में सकारात्मक संदेश देने की कोशिश करेगी बल्कि पार्टी को किस तरह से जमीनी स्तर पर मजबूत किया जाए इस बात पर भी बल दिया जाएगा। क्योंकि 2022 के चुनाव में उन्हें 12.8% वोट मिले थे और 2024 के लोकसभा चुनाव में वो 10% से नीचे उनके वोट आए थे। सीट एक भी नहीं आई, विधानसभा में सिर्फ एक सीट मिली थी। तो जन्मदिन पे भी उसका असर पड़ता है और मुझे लगता है कि 15 तारीख को मायावती अपने जन्मदिन पे शायद कुछ नई घोषणाएं भी करेंगी। 2027 की तैयारी या बीच में पंचायत चुनाव होने हैं तो उससे रिलेटेड कुछ बातें कह सकती हैं। राजनीति के जानकार मानते हैं कि अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता है तो ऐसे में उनके सामने समस्याएं लगातार बढ़ जाएंगी, क्योंकि पिछले कई सारे चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत भी लगातार घटा है। साथ ही लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में भी प्रतिनिधित्व लगातार शून्य की तरफ जा रहा है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि मायावती कुछ ऐसा संकेत देंगी कि 2027 में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है उसमें पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, किस तरह के समूहों को वो साथ लेकर चलेंगी, किन से दूर रहना चाहेंगी और अन्य राजनीतिक दलों के प्रति उनका जो एक एटीट्यूड है, जो रुख है, वो क्या रहेगा। बीएसपी के लिए 2027 का विधानसभा चुनाव अहम माना जा रहा है। 15 जनवरी को जब बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती अपना जन्मदिन मनाएंगी तो खास तौर पर जब कार्यकर्ताओं को संदेश देगी तो इस बात पर अच्छा खासा बल होगा कि यूपी में पार्टी के प्रदर्शन न सिर्फ अच्छा किया जाए बल्कि पार्टी को सत्ता में वापस लाया जाए। पिछले 6 महीने में बहुजन समाज पार्टी ने दर्जनों मीटिंगें की हैं और बहुजन समाज पार्टी ने कहा है कि वो अकेले चुनाव में जाने वाली है। हालांकि वो रिजल्ट बताएगा कि अकेले जाने पर कितना सियासी नफा और नुकसान हुआ है, लेकिन इस बार का जन्मदिन अहम और खास माना जा रहा है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के दौरान जारी की गई ड्राफ्ट मतदाता सूची में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। ड्राफ्ट मतदाता सूची के मुताबिक यूपी के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में मतदाताओं की संख्या में बड़ी कमी देखने को मिली है और इस मामले पर अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी जहां इसे मतदाता शुद्धिकरण बता रखी है, वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसे साजिश बता रहे हैं। देखिए। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में से करीब 19.26% मुस्लिम आबादी है, जबकि प्रदेश के 10 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 33 से 50% तक रहती है।
इन सीटों पर मुस्लिम वोटर जीत हार तय करते हैं। इनमें रामपुर जिले में सबसे ज्यादा 50% से ज्यादा मुस्लिम हैं। एसआईआर के ड्राफ्ट के आंकड़ों के मुताबिक इन 10 जिलों में भी औसतन 18.75% वोटरों की संख्या में कमी आई है, जो पूरे राज्य के औसत आंकड़े के लगभग बराबर ही है। बलरामपुर मुस्लिम आबादी 37.51%, जिसमें नाम कटे 25.98%। मेरठ मुस्लिम आबादी 34.43%, नाम कटे 24.65%। बरेली में मुस्लिम आबादी 34.54% है, जबकि नाम कटे 20.99%। बहराइच में मुस्लिम आबादी 33.53% है, जिसमें 20.44% नाम कट गए। रामपुर में 50.57% आबादी है, जिसमें 18.29% वोट कट गए। मुरादाबाद में 47.12% आबादी में से 15.76% वोट कट गए। बिजनौर में 43.04% में से 15.53% नाम काटे गए। सहारनपुर में 41.95% में से 16.73% वोट कट गए। मुजफ्फरनगर में 41.40% से 16.29% वोट कट गए। अमरोहा में मुस्लिम आबादी 40.78% है, जिसमें से 13.22% के नाम वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट से। और देश के अलग अलग हिस्सों में पोंगल, बिहू और मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया, जिसमें पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने पोंगल मनाया तो अमित शाह ने पतंग उड़ाकर लोगों को बधाई दी है। गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने की भीड़ भी देखी गई और मुख्यमंत्री धामी ने उत्तरायण की सभी को शुभकामनाएं दी। पोंगल, बिहू, मकर संक्रांति का पर्व देश भर में पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। पीएम मोदी ने केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन के आवास पर पोंगल पर्व मनाया। इस दौरान उन्होंने पूजा के साथ साथ गायों को भी खाना खिलाया। पीएम मोदी ने पोंगल को ग्लोबल त्योहार बताया। आज पोंगल के इस पावन अवसर पर हम उस विश्वास को महसूस कर रहे हैं जो भारत को आगे बढ़ा रहा है। एक ऐसा भारत जो अपनी संस्कृति से जुड़ा है, अपनी धरती का सम्मान करता है और भविष्य को लेकर भरोसे में भरा हुआ है। मकर संक्रांति पर्व मनाने के लिए अमित शाह गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे, जहां अलग अलग जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पतंग उड़ाया। इससे पहले जगन्नाथ मंदिर में दर्शन पूजन के साथ गौ सेवा करते भी नजर आए। मकर संक्रांति पर गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दूर दूर से आए लाखों श्रद्धालुओं ने भगवान को खिचड़ी अर्पित किया। तरह से आने वाले श्रद्धालु, खास करके महाराजगंज और नेपाल के तराई जिलों से आने वाले श्रद्धालु यहाँ पे आगे भगवान गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने आए हो। कहाँ से आए हो? धानी से। तो आज ही खिचड़ी चढ़ा देना है? खिचड़ी आज चढ़ा देना है। सीएम योगी भी गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। वहां पर उन्होंने गौशाला में गौ सेवा किया और गायों को खाना खिलाया। इस दौरान मंदिर परिसर में बच्चों से संवाद भी करते नजर आए। सीएम धामी ने भी मकर संक्रांति, उत्तरायणी और घुघुतिया पर्व की बधाई दी। उन्होंने कहा कि सूर्यदेव के उत्तरायण होने का ये पर्व हमारी लोक आस्था, प्रकृति से जुड़ाव और जीवन में नवचेतना का प्रतीक है। उत्तरायणी, घुघुतिया हमारे उत्तराखंड का एक मात्र लोक पर्व नहीं, बल्कि ये उत्तराखंड की संस्कृति का प्रतिबिंब है, जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और हमारी संस्कृति, हमारी लोक परंपराएं, उन सभी को मजबूती प्रदान करता है, एक दूसरे से मिलने, मेल मिलाप का अवसर प्रदान करता है। मकर संक्रांति के मौके पर वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सियासी पतंगबाजी करते नजर आए। वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पीडीए पतंग उड़ाकर पार्टी की मजबूती का संदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।